वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। काल की चाल अजब है, चलता रहता है, जब रुकता है बस जाता है, और जब उठकर जाता है तो अपने हाथों पैरों के निशान छोड़ जाता है, अपने दौर का इतिहास लिख जाता है। आप जहां बैठे हैं इस वक्त, यहां एक बार वक्त टिका था और जाते जाते इस द्वीप की दास्तान लिख गया। अंडमान की पूर्वी दिशा की जाने पड़ा हुआ ये छोटा सा द्वीप सदियों तक गुमनाम रहा, कहीं कोई जिक्र नहीं। सन 1016 ईस्वी में एक बार फिर इन द्वीपों का जिक्र मिलता है राजा राजेंद्र चोला दी सेकंड उनके दस्तावेज में। उसके बाद भी वक्तन फवक्तन कहीं कहीं पुर्तगाली, डच, चीनी, फ्रांसीसी और डैनिश यात्रियों ने इन जजीरों का जिक्र किया है। उनके मुताबिक अंडमान में कदीम युगों के यानी प्राचीन काल में निग्रितो नस्ल के लोग रहते थे। खतरनाक भी थे और खूंखार भी। और निकोबार के जजीरों पर मंगोल कबीलों के लोग बसे हुए थे। सन 1788 था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के एक लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर थे, हाइड्रोग्राफर, और एक कर्नल कोलब्रुक थे, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। इन दोनों ने निकोबार और अंडमान के द्वीपों का मुआयना किया। एक साल के बाद लेफ्टिनेंट ब्लेयर ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके मुताबिक अंग्रेजों ने अंडमान में अपनी रिहाइश बसाने का फैसला कर लिया। इस द्वीप का यानी रॉस आइलैंड का इतिहास यहीं से शुरू होता है। पुरानी अंडमान जबान में इसका नाम चोंगे की बूंद था, लेकिन 18वीं सदी में एक ब्रिटिश मैरीन सर्वेयर डैनियल रॉस के नाम पर इसका नाम रॉस आइलैंड रख दिया गया। लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के मुताबिक दक्षिण पूर्वी जानिब की बंदरगाह सबसे ज्यादा सुरक्षित थी, यानी महफूज थी। उसी बंदरगाह को आज हम पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं। पोर्ट मतलब बंदरगाह। लेफ्टिनेंट ब्लेयर ने जिस आइलैंड पर यानी जजीरे पर अपना पड़ाव डाला, वो बाद में चाथम आइलैंड के नाम से जाना गया। और रॉस आइलैंड पर एक छोटी सी इमारत बनाई गई जो इलाकाई यानी लोकल अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल हुई। सन 1793 में एक और बड़ी तब्दीली हुई। यहाँ के रहने वाले तमाम बाशिंदों को ग्रेटर अंडमान के उत्तर पूर्वी तरफ ले जाया गया। कुल 550 नागरिक थे और कोई 270 कैदी थे। वहाँ के बेहतर मौसम का ख्याल करते हुए सोचा गया कि उसे एक फौजी छावनी बना दिया जाए। नाम रखा गया पोर्ट कॉर्नवालिस। लेकिन ये फैसला भी अंग्रेज को रास न आया। बीमारियों ने यहां भी पीछा न छोड़ा
और भारी तादाद में मौतें होने की वजह से ये बंदरगाह, ये सेटलमेंट भी उन्हें छोड़नी पड़ी। और 3 बरस के अंदर अंदर पोर्ट कार्नवालिस वीरान हो गया। रॉस आइलैंड दूर बैठा चुपचाप देखता रहा और इतिहास दर्ज करता रहा। अंडमान के बसने की उम्मीद एक बार फिर कश्तियों, जहाज़ों और डोंगियों में बहते बहते दूर हो गई। सिर्फ एक सन्नाटा रह गया और पथराई हुई एक खामोश इमारत। हवा सांस रोके वक्त के लौटने का इंतजार करने लगी। छह लंबी दहाइयां बीत गईं। वक्त नहीं लौटा, उसके कदम इस तरफ नहीं आए, मगर बहुत दूर भारत की मूल भूमि पर बहुत कुछ खट रहा था। उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में जायज नाजायज हर तरीके से राजाओं, रियासतों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी, मगर देशभक्ति का जज्बा जाग गया था। फौजों, लश्करों और सिपाहियों में बेचैनी फैल रही थी। हर तरफ एक गुबार था, धुआं था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी और इनकलाब की आग भड़क उठने को तैयार थी। अचानक 11 मई 1857 के दिन एक चिंगारी नमूदार हुई। उसका नाम था सिपाही मंगल पांडे। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एक घुटन थी, दर्द था, वो अंगारा था जो फूटा था। कितने सारे जले अलाव, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, रुड़की, पटना। आजादी की पहली पहली जंग ने तेवर दिखलाए थे। इनकलाब की आवाज बहुत दूर तक गूंजी। ये आवाम की आवाज थी। हिंदुस्तानियों का नारा था, लेकिन उनके सामने रहनुमाई के लिए ना कोई नीति थी, ना नेता था, न बादशाह था। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो गया। आजादी की पहली कोशिश अपनी जंग हार गई। 1857 के आखिर तक अंग्रेजों ने ज्यादातर रियासतों पर अपना कब्जा जमा लिया और सैकड़ों इनकलाबियों को बागी कह के मौत के घाट उतार दिया। और बेशुमार क्रांतिकारों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन उन क्रांति सैनियों को कहां रखते? हिंदुस्तान के पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने एक कमेटी तैयार की। इन कैदियों की तो हम ऐसी खौफनाक मिसाल बनाएंगे कि आइंदा ये लोग बगावत का सपना भी देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन माय लॉर्ड, इतने सारे कैदियों को पीनल कॉलोनी प्लेफेयर। इन मुजरिमों के लिए हम एक पीनल कॉलोनी बसाएंगे, मूल भूमि से बहुत दूर, जहां ये दूसरे हिंदुस्तानियों को बगावत के सपने न दिखा सके, जहां हम इन्हें इनके जुनून के साथ दफन कर सके। देन माय लॉर्ड,
अंडमान ऐसी पीनल कॉलोनी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। इन दूर दराज के द्वीपों से भाग निकलना नामुमकिन है, और अगर भागे भी तो वहां के खूनखार आदिवासियों का शिकार बन जाएंगे। एक्सलेंट, अंडमान ठीक रहेगा। मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए प्लेफेयर। यस माय लॉर्ड। और इस तरह वक्त दोबारा रॉस आइलैंड पर लौटा, हारा हुआ, चोट खाया हुआ, और हिंदुस्तानी कैदियों के लिए काला पानी कहलाया। और हिंदुस्तान से इतना दूर था कि ना कोई पहुंच सके और ना किसी की आवाज़ सुनाई दे। आज़ादी के आंदोलन की भी नहीं। 8 दिसंबर 1857 इन जजीरों का जायज़ा लिया गया। 15 जनवरी 1858 अंग्रेजी सरकार को रिपोर्ट पेश की गई, और 22 जनवरी अंग्रेज़ों का यूनियन जैक लहराया गया, और यूं अंडमान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई। दो 200 क्रांतिकारियों को कैदी बनाकर आगरा के एक तजर्बाकार जेलर डॉक्टर जेम्स पैटिसन वॉकर सेमिरामिस नामी जहाज पर अंडमान के लिए रवाना हुए, और 10 मार्च 1858 चाथम आइलैंड पर आकर लंगर डाला। दस मार्च का दिन आज भी अंडमान सेटलमेंट डे के नाम से याद किया जाता है। एक रात कौन है वहाँ? कौन है? गार्ड्स! जी जनाब। वहाँ कोई है? Go look! जी जनाब। जिंदगी मौत से कम नहीं थी, लेकिन जिसने भागने की कोशिश की उसे मार दिया गया या मौत की सजा सुना दी गई, जैसा कि कैदी नंबर 61 नारायण के साथ हुआ। हर तरफ मौत ही का मंजर था। कौन है ये? निरंजन सिंह साहब। इसको नीचे उतारो। कैदी नंबर 46 निरंजन सिंह ने मरने या मारे जाने से पहले खुदकुशी कर ली। ये ठीक नहीं हुआ। बेचारा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया। हम भी मर जाएंगे इसी तरह, निरंजन की तरह। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। हम नहीं मरेंगे। हिम्मत मत हारो। भूल गए शपथ ली थी हमने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की। ये भी तो एक तरह की लड़ाई है, आजादी की। तुम ठीक कह रहे हो। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सन 1859 में अंडमान के आदिवासियों ने मिलकर एक बगावत का इरादा किया। 16 मई की रात उन्होंने ऐसी जगह पर मिलकर डेरा डाला जहां से पोर्ट ब्लेयर की छावनी बिल्कुल सामने थी। हिंदुस्तानी कैदी और अंग्रेज हुक्मरान उनके निशाने पर थे। लेकिन रात के अंधेरे में दूधनाथ तिवारी ने दगा किया और जाकर अंग्रेजों को खबर कर दी। वो आदिवासियों की जंग थी अपनी भूमि की आजादी के लिए, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के सिपाही के लिए आदिवासियों की आजादी की जंग खत्म हो गई। इतिहास में वो अबरदीन की जंग के नाम से दर्ज कर दी गई। वक्त आखिर बस गया रॉस आइलैंड पर। अंग्रेजों ने उसे एक खूबसूरत कस्बा बना दिया, अ स्मॉल ब्यूटीफुल टाउनशिप। पीने के पानी का मसला था, चट्टानें खोद कर 6 कुएं तैयार कर दिए।
एक बिजली घर बनवा दिया जिससे अंग्रेजों के घर दफ्तर रोशन हो गए। अंडमान के चीफ कमिश्नर, उनके सबऑर्डिनेट और कुछ हिंदुस्तानी अफसर भी यहीं आकर बस गए। एक ऑफिसर्स क्लब भी बन गया जहां स्विमिंग पूल के अलावा खेल कूद का भी इंतजाम था, और जहां आप इस वक्त बैठे हैं ना, वहां टेनिस कोर्ट हुआ करता था। ऑफिसर्स क्लब के पास ही एक बेकरी थी जहां बेहतरीन ब्रेड और केक बनते थे। वो इमारत आपके सामने रोशन है, वो देखिए, वो 19वीं सदी की निशानी है, अंग्रेजों की बनाई हुई है। सुपरिटेंडेंट हॉटन ही के दौर में रॉस पर तालीम का दौर भी शुरू हुआ। फारसी वो जानते थे और एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म नजूम पर एक किताब लिख चुके थे। चाहते थे किसी उस्ताद से इस्लाह करा लें, और उसके लिए वहीं एक आज़ादी के सैनिक मिल गए, मौलाना फजल हक खैराबादी। और इस तरह रॉस आइलैंड पर पहला स्कूल खुला जिसके पहले उस्ताद मौलाना फजल हक खैराबादी हुए और पहले शागिर्द कर्नल हॉटन थे। तालीम की शुरुआत ने देखते देखते ही 3 स्कूल और खुलवा दिए। बच्चों के स्कूल के साथ साथ एक लाइब्रेरी, एक प्रिंटिंग प्रेस और एक सेक्रेटेरिएट भी कायम किया गया। जहां लोगों के मकान हों वहां दुकान भी खुल ही जाती है। मगर बच्चों के लिए सबसे दिलचस्प जगह थी एक महिला रूप कुंवर की दुकान, जहां नारियल की बर्फी, लड्डू और चना जोर गरम जैसी चीजें मिलती थी। आहिस्ता ध्यान से चढ़ो मत एक दूसरे पे, एक करके दसो। ठीक है। हाँ, सबनु मिलूगा। ये लो लड्डू। पर चाची मेरे पास पैसे तो नहीं है। कोई गल नहीं पुत्र, कल दे देना। पहले मुझे चाची। नहीं चाची, पहले मैं। जहां इंसान जाकर बसे वहां भगवान भी आकर बस जाते हैं। 19वीं सदी के आखिर की तरफ सन 1863 में एक सुपरिटेंडेंट की पत्नी मिसेस हैरियट टाइटलर ने ईसाइयों के लिए एक चर्च की बुनियाद रखी। देखते देखते ही वहां 2 गिरजाघर खड़े हो गए, एक चर्च ऑफ इंग्लैंड के तहत और दूसरा कैथोलिक चर्च। चर्च पर एक घंटा घर खड़ा कर दिया गया जिसके घंटे की आवाज लंदन के बिग बेन से मिलती थी। अंग्रेजों के लिए वो उनके वतन की याद दिलाता था। शनिचर की रात जश्न की रात हुआ करती थी। Gary! Who's Gary को ढूंढ के लाओ? Gary! Gary! और इस जजीरे पर सबसे अहम शख्स जो था उसका नाम गौरी था, और वो यहाँ के बिजली घर का इंचार्ज था। अभी हो जाएगा साहब। एक और रस्म भी थी। हर रोज दोपहर को 12 तोपें छोड़ी जाती थी, ठीक 12 बजे, जिसकी गूंज पोर्ट ब्लेयर तक सुनाई देती थी। एक डाकघर भी था और डाकघर में टेलीफोन भी लगा हुआ था। हर हफ्ते जब जहाज से अंग्रेजों की डाक आती थी तो डाकिये का फर्ज होता था कि वो फोन से उन अफसरों को इत्तला करे। अयो, अब शुरू हो जाएगा। हेलो, स्वामी स्पीकिंग। डाक अभी अभी पहुंचा है सर, जरा बांझने का समय दे दीजिए। हेलो, स्वामी हियर। Hey Swami, Officer Stewart बोल रहा हूँ। क्या मेरी चिट्ठी आई? आई एम सॉरी सर,
आज आपकी कोई चिट्ठी नहीं है। क्यों स्वामी? क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? कम ऑन। क्यों स्वामी क्यों? मुझसे पूछ के क्या होगा? लंदन में अपनी पत्नी को पूछो ना। हेलो। गुड आफ्टरनून विलियम सर, मैं स्वामी। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सर कि आज आपके लिए 2 चिट्ठियां हैं। Jolly good. I'm so happy, Swami. थैंक यू सर। Hey, Swami, क्या तुम्हें भी कभी कोई चिट्ठी आती है? नहीं सर, उसके लिए तो मुझे खुद अपने नाम पर चिट्ठी लिखनी होगी। Very good. 1872 में एक बार हिंदुस्तान के वायसरॉय लॉर्ड म्यो अंडमान के दौरे पर आए। वायसरॉय का स्वागत 21 तोपों की सलामी से किया गया। Company, put on. Company, right turn. तोपों की ये गूंज शेर अली नामी एक पठान कैदी ने भी सुनी, जो किसी जमाने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की घुड़सवार पुलिस का सिपाही था। वो सिपाही था, जानता था 21 तोपों की सलामी किसी अंग्रेज वायसरॉय के लिए ही हो सकती है। लॉर्ड म्यो जब हारियत माउंट पर दौरा करने के लिए पहुंचे तो शेर अली अपने मौके की ताड़ में था। जब सूरज ढल रहा था और लॉर्ड म्यो वापस जाने के लिए अपनी कश्ती पर सवार हो रहे थे तो अपने पीछे एक शोर सुनकर रुक गए। बस वही लम्हा था जिसकी शेर अली को तलाश थी। एक चीते की तरह वो उन पर लपका और देखते देखते ही खंजर उनकी पीठ में घोंप दिया। शेर अली ने 2 वार किए और लॉर्ड म्यो ने वहीं दम तोड़ दिया। पहरेदारों ने पकड़ लिया उसे और जब यह हत्या करने की वजह पूछी लॉर्ड मेयो को तो उसने जवाब दिया, खुदा का हुक्म था। खुदा ने हुक्म दिया। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन शरीक है? मेरे साथ कोई बंदा शरीक नहीं था, सिर्फ मैं था और मेरा अल्लाह। मेरा शारिक मेरा खुदा है। शेर अली को बाद में वाइपर आइलैंड पर फांसी दे दी गई। रॉस तो रहने की जगह थी, पीनल सेटलमेंट की राजधानी थी अंग्रेजों के लिए, लेकिन उनकी दिलचस्पी रॉस से ज्यादा वाइपर जेल और सेल्युलर जेल में थी, जो दूसरे किनारे पर तामीर हो रही थी। सेल्युलर जेल ही बिल आखिर काला पानी के नाम से मशहूर हुई, जहां हिंदुस्तान की आज़ादी के बड़े बड़े इनकलाबियों को कैद में रखा गया था। अफसोस इस बात का है कि जो लोग एक तरफ रॉस आइलैंड को पेरिस बनाना चाहते थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों पर जुल्म और सितम ढाने के लिए ये जेल भी तैयार कर रहे थे। मगर उससे भी बड़ी बदकिस्मती इस बात की थी कि दोनों की तामीर उन्हीं कैदियों के हाथ से हो रही थी। दोनों इमारतों के गारे मिट्टी में उन्हीं का खून पसीना घुल रहा था। 1893 से शुरू होकर ये सेल्युलर जेल 1906 में तैयार हो गई। आज़ादी की तहरीक 19वीं सदी से मुड़कर 20वीं सदी में दाखिल हो गई। 1930 की दिहाई तक आते आते एक मंदिर का निर्माण भी हो गया, जिसमें गणेश की मूर्ति रखी गई। गणेश पूजा बड़ी धूमधाम से शुरू हुई, जिसमें हर मजहब का हिंदुस्तानी शामिल होता था। उसके बाद एक मस्जिद ज़हूर में आई। सच तो यह है कि 19वीं सदी ने जब करवट ली तो हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की गिरफ्त कुछ कुछ ढीली होने लगी। हालांकि हुकूमत करने का नशा उनके दिमाग से उतरा नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान में बसे रहने के लिए उन्हें हिंदुस्तानियों की तरफ अपना बर्ताव भी कुछ कुछ बदलना पड़ा। पहली जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 1 जब उनके सर से गुजरी तो उनके नजरिए भी बदले। हिंदुस्तान उनकी जरूरत बन गया।
1939 में 1939 एक और आलमगीर जंग शुरू हो गई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस जंग ने तकरीबन पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ बर्तानिया और फ्रांस और सब मिलकर अलाइड फोर्सेस जमा हो गईं। दूसरी तरफ जर्मनी था, यूरोप के कुछ छोटे छोटे मुल्क और दूर एक जापान का मुल्क साथ हो गए। पूरा यूरोप जंग का मैदान बना हुआ था और इधर जापान बर्मा, सिंगापुर, मलाया जैसे इलाके हड़प करने लगा। अंडमान भी बहुत दूर नहीं था। अंग्रेजों ने दूरंदेशी से काम लिया और धीरे धीरे अपने लोगों को परिवार समेत अंडमान से खाली करना शुरू कर दिया। एक और हादसा हुआ सन 1941 26 जून और 5:21 पर। एक बहुत बड़े जल्जले ने रॉस आइलैंड को बीचों बीच ऐसे तोड़ा कि वो दो हिस्सों में कट गया। एक दरार पड़ गई, रॉस पर रहना नामुमकिन हो गया। ज्यादातर इमारतें जमींदोज हो गईं। रॉस पूरी तरह से खाली होने लगा, जैसे पन्ने से शब्द उड़ने लगते हैं। वक्त उठकर जा रहा था। दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी चल ही रही थी कि 1942 में रॉस आइलैंड के इतिहास ने एक और करवट ली। अंडमान के जजीरों पर अंग्रेजों के हट जाने के बाद कुछ एंग्लो इंडियन कर्मचारी और सेल्युलर जेल के हिंदुस्तानी कैदी और वहां के शहरी बच गए थे। अचानक ही जापान की इंपीरियल आर्मी ने अंडमान पर एक भरपूर हमला किया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। सारे द्वीपों पर कब्जा कर लिया। जापानियों ने वहां की पुलिस बैरक्स पर भी कब्जा कर लिया और जैसे ही वहां के तार घर की तरफ बढ़े, कुछ एंग्लो इंडियन कर्मचारियों ने बम से तार घर उड़ा दिया। अंग्रेजों के चीफ कमिश्नर C.S. वाटरफॉल ने अपने हथियार डाल दिए। जापानी जिन अंग्रेजों को पकड़ पाए उन्हें कैदी बना दिया और सेल्युलर जेल के तमाम कैदियों को आजाद कर दिया। एक तरफ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान छोड़ो की तहरीक जोर पकड़ रही थी। फिर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद हो रहे थे और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जापानियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। INA इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज के सिपाही अंडमान में जमा होने लगे। 29 दिसंबर 1943 के दिन नेताजी रॉस आइलैंड पर पहुंचे और 4 दिन तक वहां के गवर्नमेंट हाउस में रहे। अपनी तकरीरों में हिंदुस्तानियों को आज़ादी की उम्मीद दिलाई और पहली बार इस जजीरे पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया गया। मगर जापानी दो उखले निकले। एक तरफ नेताजी को साथ देने की उम्मीद दिलाते रहे और दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों पर हर तरह के जुल्म करते रहे। कैदियों की हालत बद से बदतर हो गई। दूसरी जंग अजीम जारी थी। हर रोज एक नया पन्ना खुलता था। देखते देखते इत्तेहादी फौजों ने जापानी जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए।
जापानियों के वापस जाने के रास्ते भी बंद हो गए और फिर दुनिया के इतिहास में सबसे खौफनाक दिन आया। अगस्त सन 1945 इत्तेहादियों ने जापान में हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया। पूरे विश्व पर एक सन्नाटा छा गया। जंग खत्म हो गई। 9 अक्टूबर 1945 के दिन ब्रिगेडियर J.A. सॉलोमन ने रॉस आइलैंड पर बचे कुछ जापानियों को युद्धबंदी बना लिया। अक्टूबर सन 1945 में 87 साल पुराना पीनल सेटलमेंट भी खत्म हो गया। 15 अगस्त सन 1947 का दिन भी बहुत करीब था। मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं, कहते हैं जमीनों से, हम लहरें बिछाए बैठे हैं बरसों से महीनों से। एक बार तो आओ तैर के तुम, हम साहिल रखते हैं, लहरों की तरह बह जाते हो, उतरो तो सफीनों से। हर रोज उठाते हैं किरणें और रंग बिखराते हैं सातों रंग मुट्ठी में मगर बस 3 लहराते हैं। सत्यमेव विजयते, सत्यमेव विजयते। जयते 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 जयते। मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं। जयते 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 जयते। मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं, कहते हैं जमीनों से। मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं, कहते हैं जमीनों से। हम लहरें बिछाए बैठे हैं सालों से महीनों से, सालों से महीनों से। जयते जयते सत्यमेव जयते, जयते जयते सत्यमेव जयते, जयते 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 सत्यमेव जयते, जयते 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 सत्यमेव जयते। के तुम हम साहिल रखते हैं, हम साहिल रखते हैं। लहरों की तरह बह जाते हो, लहरों की तरह बह जाते हो। उतरो तो सफीनों से, उतरो तो सफीनों से। हर रोज उठाते हैं किरणें और रंग बिखराते हैं, और रंग बिखराते हैं। है सातों रंग मुट्ठी में मगर 3 ही लहराते हैं, 3 ही लहराते हैं, 3 ही लहराते हैं। जयते जयते सत्यमेव जयते, जयते जयते सत्यमेव जयते, जयते 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 सत्यमेव जयते, जयते जयते जयते
सत्यमेव जयते सत्य